दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में अपना पूरा जोर लगा चुकी थी। एफबीआई के ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को अगर खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर भी भाग नहीं सकता, लेकिन वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से आखिर ये 3 प्रिजनर कैसे भाग निकले। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को इसकी जरा बराबर भी भनक न पड़ सकी। दोस्तों पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है। यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अल्कट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द लगभग 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सिक्योरिटी की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ क्योंकि ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के ऊपर मौजूद है, इसीलिए तेज हवाएं और ऊंची लहरें इसको हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ की सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी गई। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा भी हासिल था, यानी यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना इसके लिए किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। लेकिन 12 जुलाई 1962 अल्कट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की टाइट सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार हो गए। दोस्तों इस स्टोरी के 4 मेन कैरेक्टर हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन दोनों आपस में भाई हैं। इन दोनों को बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद यह है फ्रैंक मॉरिस, जो सिर्फ 13 साल की एज ही से ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी बैंक रॉबरी की वजह से जेल में रखा गया था। आखिर में यह है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, इसीलिए इसको सख्त सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से मौजूद था, इसलिए इसको इस जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम था। अल्कट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से इनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला यह था कि ये चारों सिर्फ लंच ब्रेक में एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों इस कोशिश में लगे रहे कि इनको किसी तरह ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी यह खुशकिस्मती थी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में। अब इनका पहला टारगेट पूरा हो चुका था। ये चारों एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने सेल्स के अंदर क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर को जगाने के लिए गए। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें से 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पे सोया हुआ पाया। इनको यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और इन्होंने सेल के अंदर जाकर इन तीनों को जगाने की कोशिश की। इस दौरान जेल स्टाफ ने देखा कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वो तीनों भाग चुके थे और इन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना हुआ ये डमी हेड अपने बेड पर रख दिया था। इनमें से एक हेड हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया था। यह देखकर जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। इन्होंने यह समझकर कि ये तीनों प्रिजनर आइलैंड से बाहर जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन इन्हें इन तीनों प्रिजनर का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। सबको ये बात हैरान कर रही थी कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में एक नहीं बल्कि 3-3 प्रिजनर आखिर कैसे भाग सकते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि भागने वाले इन तीनों प्रिजनर में एलन वेस्ट शामिल नहीं था, जिसने ये सारा प्लान बनाया था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और एफबीआर को भी रिपोर्ट किया गया। यह देखा गया कि ये तीनों अपने सेल की दीवार में लगे इस छोटे से वेंट को तोड़कर बाहर निकले थे। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी तरफ 3 नहीं बल्कि 4 वेंट डैमेज थे। जी हाँ दोस्तों, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है।
लिहाजा एलन ने इसी बात में अपनी भलाई जानी और इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता दिया। एलन ने यह एक्सेप्ट किया कि यह सारा प्लान इसी का था। इन्होंने ये डमी हेड्स खुद बनाए थे और इसमें लगे बाल इन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल में एक वेंट मौजूद था जिसका साइज 5 बाई 9.5 इंच था। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में काम कर चुका था। इसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। लगभग 6 महीनों तक ये चारों प्रिजनर मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते रहे। वो किचन में यूज करने वाले चमचों की मदद से ये काम करते थे जिन्हें इन्होंने जेल से चुराया था। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ सामान रख देते थे। यह सारा काम म्यूजिकल हॉर्स के दौरान किया जाता था जब जेल के ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्कट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए इनसे मेंटेनेंस का काम भी करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर भी मेंटेनेंस का काम करने छत पर जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर भाग निकले। इन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। इन्होंने रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इनफ्लोटेबल राफ्ट भी पहले से बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से इन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह की कोई चीज भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर इनको पानी में डूबने से बचाएगी। लेकिन एफबीआई के लिए असल सवाल अभी भी यही था कि आखिर भागने वाले प्रिजनर कहां हैं। इनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्कट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्कट्राज के गिर्द सारे मेनलैंड पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आखिर इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले इन तीनों प्रिजनर को समंदर निकल गया या फिर एलन वेस्ट की यह कहानी अल्कट्राज को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। इन तीनों का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी के छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, इस पर लगे पैरों के निशान देखकर यह वेरीफाई हो गया था कि एलन वेस्ट की यह कहानी झूठी नहीं है। अब एफबीआई के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और यूएस मार्शल सर्विस को इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर को ढूंढना शुरू कर दिया गया। लेकिन इनको कहीं भी कोई प्रिजनर नहीं मिला और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट मिली। लेकिन यह केस अब पुलिस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनता जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि इसी राफ्ट का पार्ट था। इसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग मिले जिसमें प्रिजनर का पर्सनल सामान मौजूद था जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर वगैरह। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये तीनों प्रिजनर मेनलैंड पर जिंदा नहीं पहुंचे क्योंकि ये आइटम ऐसी हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से छोड़ नहीं सकता। दोस्तों, कोई भी बॉडी पानी की सरफेस पर अगले 2 दिनों में तैरने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को यहां से ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी यह भी है कि ये तीनों प्रिजनर राफ्ट से नहीं बल्कि स्विम करके मेनलैंड पर पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद एफबीआई ने एंगलिन ब्रदर की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इनके एक भतीजे डेविड विडनर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लियरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो अपनी फैमिलीज के साथ कांटेक्ट में हैं। इसके अलावा एस्केप के लगभग 15 सालों बाद एंगलिन ब्रदर के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को देखा और इनकी फोटो भी कैप्चर की। इनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेशन का यह मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी एज एंगलिन ब्रदर से मैच नहीं होती।
ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनकी कोई खबर नहीं मिल सकी। इस केस के अगले ही साल अल्कट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर आखिरकार FBI ने भी इस केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस ही है जहां यह केस अभी तक खुला हुआ है, और यह केस तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर पकड़े नहीं जाते, या इनकी डेड बॉडीज नहीं मिलती, या फिर इनकी एज 99 ईयर से ज्यादा नहीं होती।